आज की इस फिल्म की कहानी आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगी। आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक लड़के के बारे में जो अपने खानदान में लगे चोरी के काले धब्बे को मिटाने के लिए अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करने निकलता है। इस काम को करते समय उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही उसे कई खतरों से भी गुजरना पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या वो लड़का आखिरकार अपने खानदान के उस काले धब्बे को मिटा पाता है या नहीं, और क्या वो अपने गाँव वालों के लिए कुछ कर पाता है। इसी पर आधारित है आज की इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आप सबको आज की ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, और शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा कि हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिल्म की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग महिला को देखते हैं जो अपने पोती को एक कहानी सुना रही थी। ये कहानी असल में उसी के गांव की थी। कई साल पहले हमारे हरिपुर गांव में आसमान से एक चमकदार पत्थर गिरा था, और जैसे ही वह पत्थर नीचे गिरा वहाँ के जंगल में आग लग गई थी। वो पत्थर देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई अजीब सी शक्ति है। वहाँ के ज्ञानी लोग भी कह रहे थे कि इस पत्थर के माध्यम से पूरे संसार की रक्षा होगी। ठीक उसी वक्त गांव के राजा ने कुछ लोगों की मदद से उस पत्थर से एक मूर्ति बनवा दी और वो मूर्ति को अपने राज्य में ले आया। इसके बाद से ही उसके राज्य में सब कुछ पहले से बेहतर होने लगा। राजा का व्यापार भी अच्छा चलने लगा। असल में ये सब कुछ उसी पत्थर की वजह से हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक उस राजा के राज्य पर हमला हो गया। असल में ये हमला समुद्री लुटेरों ने किया था। उन लुटेरों ने राजा के समुद्री क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। इसके अलावा राजा के साले को भी उन्होंने बंदी बना लिया था। इन समुद्री लुटेरों के कारण पूरे राज्य में डर का माहौल बन गया था। ठीक उसी समय राज्य के एक व्यक्ति ने राजा से कहा कि हरिपुर गांव में हमारा एक रक्षक है जो बहुत अच्छा लड़ता है। उस योद्धा का नाम राम है। उसी समय राजा के आदेश पर राम उन लुटेरों के इलाके में पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने उन सभी लुटेरों की जमकर पिटाई शुरू कर दी, और वहां के सभी गुंडों को मारने के बाद राम ने वहां के बंदी लोगों को आजाद कर दिया। राम वाकई में बहुत अच्छा लड़ाई कर सकता था, इसलिए उसने अकेले ही उन सभी लुटेरों को हरा दिया। इस बहादुरी से खुश होकर राजा ने राम को एक दिन अपने राज्य में दावत के लिए बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब राम ने कहा, आप हमारे राजा हैं, लेकिन आप हमारे गांव से हमारी एक अमानत ले आए थे, उसे हमें लौटा दीजिए। राम ने कहा, मैं सिर्फ वही चाहता हूँ। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। मेरे पूरे राज्य में इसी मूर्ति के कारण सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन यह योद्धा हमें लुटेरों से बचाकर लाया है। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर राम को वो मूर्ति देने के लिए राजी हो गया। इसके बाद राम उस मूर्ति को अपने गांव ले आया। इस बात से गांव के लोग बहुत खुश हो गए और उन्होंने गांव में एक मंदिर बनवाकर उस मूर्ति को वहां स्थापित कर दिया। इसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरने लगे। इस बीमारी के डर से गांव के लोग अपने अपनों के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा रहे थे, और इसी बीमारी ने एक समय पर राम की प्रेमिका को भी अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन राम ने इस बीमारी की परवाह नहीं की और उसी समय अपनी प्रेमिका को गांव के जंगल में ले गया ताकि वहां जाकर वह उसे ठीक कर सके। राम सोचता है कि जब भगवान ने हमें ये बीमारी दी है तो भगवान ही इसका समाधान भी देंगे। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद राम की प्रेमिका आखिरकार ठीक हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी प्रेमिका ठीक होती है वही बीमारी राम के अंदर भी आ जाता है, जिससे राम बहुत बीमार हो जाता है। गांव के लोग बातें करने लगते हैं कि राम ने अपनी प्रेमिका की बीमारी अपने अंदर ले ली है, इसलिए अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई है। कुछ समय बाद अचानक एक दिन राज्य से राम के लिए एक गुप्त संदेश आता है। वो संदेश किसी ने गुप्त रूप से राम को भेजा था, और ये भी कहा गया था कि इसे पढ़ने के बाद वो उसे जला दे। बीमारी के कारण राम की हालत पहले से ही बहुत खराब थी, लेकिन जब उसने वो संदेश पढ़ा तो वह और भी टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और कुछ ही दिनों में गांव के योद्धा राम की मृत्यु हो गई। उस समय उसकी प्रेमिका उसकी मौत से बहुत रोने लगी, और आखिरकार वह भी ये गांव छोड़कर चली गई। यहीं पर हमें वर्तमान का दृश्य दिखाया जाता है, जहां वो छोटा बच्चा अपनी दादी से पूछती है, मैंने सुना है कि उसकी प्रेमिका गर्भवती थी। दादी गुस्से में कहती हैं, ये सब बातें सुनने की तुम्हारी उम्र नहीं है। लोगों ने उसकी गर्भवती होने की बात फैला दी है, लेकिन मैं मानती नहीं। फिर बच्ची कहती है, दादी आप मुझे मानियन के बारे में कहानी सुनाई जो बहुत बड़ा चोर था। दादी कहती हैं, चोर का नाम रात के समय नहीं लेना चाहिए, इसलिए तुम अब सो जाओ। फिर दूसरी ओर हम हरिपुर गांव को देखते हैं, जहां के लोग मानियन नाम के चोर से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि वो चोर पूरे गांव में चोरी करता घूम रहा है। वो चोर इतना कुशल है कि गांव के लोग उसे पकड़ने में असमर्थ हैं। इसलिए गांव वालों ने फैसला किया कि हम सब मिलकर इस चोर को पकड़ेंगे। उसी अनुसार गांव के लोग एकत्रित होकर रात में उस चोर का इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी समय मानियन नाम का चोर वहां आता है और गांव वालों की आंखों के सामने जमींदार के सोने के दांत और सोने की गले की चेन लेकर चला जाता है। और ये चोर बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे गांव का योद्धा राम दिखता था। आजकल पूरा गांव इस चोर के कारण बहुत चिंतित है। फिर हमें दादी और लक्ष्मी को दिखाया जाता है, जहां दादी लक्ष्मी को बताती हैं कि अब पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया है। इसके बाद
हमें कई साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हम मानियन चोर की बेटी को देखते हैं, जिसका अब एक बेटा हो गया है। वह बेटा बिल्कुल अपने दादा यानी मनियन चोर की तरह दिखता है। और जो कहानी फिल्म की शुरुआत में दादी ने सुनाई थी, वह लड़की अब बड़ी हो चुकी है। अब उस लड़की और मानियन के पोते के बीच प्रेम संबंध चल रहा है। मानियन की बेटी ने हमेशा गांव वालों से सुना कि वो एक चोर की बेटी है, और अब उसका बेटा भी गांव वालों से वही बातें सुन रहा है। दूसरी तरफ लक्ष्मी एक बड़े परिवार की लड़की है, जिसका परिवार मानियन के परिवार से नफरत करता है। लेकिन लक्ष्मी मानियन के पोते राजू से बहुत प्यार करती है। मानियन, जो कभी एक बड़ा चोर था, उसने एक बार लक्ष्मी के पिता को जोर से लात मारकर घायल कर दिया था। इसी वजह से लक्ष्मी का परिवार मानियन के परिवार से नफरत करता है। लक्ष्मी का पिता हमेशा कोशिश करता रहता है कि मानियन के परिवार के किसी भी सदस्य को जेल भिजवा सके, लेकिन राजू एक बहुत ही सीधा साधा लड़का है जो एक रेडियो की दुकान में काम करता है। वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड यानी लक्ष्मी से बात करता है। आज तक अगर गाँव में कोई चोरी होती है या कुछ भी खो जाता है तो गांव वाले हमेशा मानियन के परिवार पर ही शक करते हैं। दूसरी तरफ लक्ष्मी अक्सर अपने घर का रेडियो कनेक्शन खराब कर देती है, ताकि उसे ठीक करने के बहाने राजू बार बार उसके घर आ सके, और इसी बहाने वह लक्ष्मी से मिल लेता है। इस तरह वे दोनों छुप छुप कर मिलते रहते हैं, क्योंकि गांव में वे खुलकर एक साथ नहीं मिल सकते। लेकिन लक्ष्मी के पिता राजू को ताने देते हैं और कहते हैं, तुम बार बार हमारा लाइन ठीक से नहीं बनाते ताकि तुम ज्यादा पैसे कमा सको। ये सब बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि लक्ष्मी के पिता राजू और उसके परिवार से नफरत करते हैं। लेकिन राजू सब चुपचाप सहन कर लेता है, वो कुछ नहीं बोलता है। फिर अचानक एक दिन लक्ष्मी के घर से एक मोटर चोरी हो जाती है। उसी वक्त पुलिस वाले राजू के घर पहुंचते हैं और कहते हैं, आखिरी बार बिजली का काम तुमने उनके घर पर किया था, इसलिए तुम हमारे मुख्य संदिग्ध हो। ये कहते ही पुलिस वाले जबरदस्ती राजू को थाने ले जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। वहां का एसआई सब इंस्पेक्टर कहता है, मैं इस गांव में रहते हुए तुमने इस गांव में चोरी करने की हिम्मत कैसे की। ये कहते ही पुलिस वाले राजू को और ज्यादा मारने लगते हैं। लेकिन राजू को अपने नाना की कुछ तकनीकें पता थीं। उन तकनीकों की मदद से वह अपनी 2 उंगलियां उस एसआई की पीठ में डाल देता है, जिसके बाद उस एसआई का शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। वो एसआई बोल और देख तो सकता था, लेकिन उसका शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था। हम देखते हैं कि अगले दिन पुलिस थाने में एक नया एसआई आ जाता है। वहां आने के बाद वहां का कांस्टेबल नए एसआई को पूरी घटना बताता है और कहता है कि चोरी का पूरा शक राजू पर है। ये सुनकर नया एसआई कहता है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि उसने चोरी की है? सिर्फ शक के आधार पर किसी को थाने लाकर टॉर्चर करना बिल्कुल सही नहीं है। उसी वक्त नया एसआई राजू को छोड़ देता है और कहता है, अगर तुमने कोई गलत काम किया भी है तो उसे छोड़ दो। तुम्हारे परिवार पे जो काला दाग लगा है उसे मिटाने के लिए तुम्हें अच्छे काम करने होंगे। ये अफसर वास्तव में बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए नया एसआई राजू को सही रास्ते पर चलने की सलाह देता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि गांव में सुरेश नाम का एक लड़का आता है। वह राजू के साथ बचपन से पढ़ाई कर चुका है, लेकिन एक समय उसने अपने पिता से लड़ाई की और घर छोड़कर चला गया था। कई सालों बाद वो अब गांव वापस आया है, लेकिन वो अब भी अपने पिता को पसंद नहीं करता। यहाँ हम देखते हैं कि गांव में 2 और लोग आए हैं जो असल में राजा के वंश के हैं। हालांकि अब कोई राजा नहीं है, लेकिन ये दोनों लोग पुराने राजा के वंशज हैं। ये दोनों लोग लक्ष्मी के घर में ठहरने के लिए आए हैं। लक्ष्मी के पिता कहते हैं, अब इस गांव में कोई राजा नहीं है, लेकिन आपकी रगों में राजा का खून बह रहा है, इसलिए आप हमारे मेहमान हैं। सुदेव अपने दोस्त के साथ यहाँ आया है कलारीपेट्टू की जो प्रतियोगिता होने वाली है उसे रिकॉर्ड करने के लिए और यहाँ के पूजा को रिकॉर्ड करने के लिए। इस पूजा में उस मूर्ति की पूजा होती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, और ये पूजा साल में सिर्फ एक बार होती है। एक दिन जब राजू लक्ष्मी से मिलने के बाद वहाँ से जाने लगता है, उस समय राजू देखता है कि गांव में कोई चोरी कर रहा है, जिसका मतलब है कि गांव में इतने दिन कोई और चोर चोरी करते हुए आ रहा है, राजू नहीं। लेकिन गांव वाले मानते हैं कि राजू ही गांव में चोरी करता है। फिर एक रात हम देखते हैं कि सुरेश दौड़ते हुए राजू के घर आता है और कहता है, जल्दी से मंदिर के पास जा, मुझे लगता है कि मंदिर से कुछ चोरी हुआ है। ये सुनकर जब राजू मंदिर में पहुंचता है तो वह देखता है कि मंदिर की छत खुली हुई है, जिसका मतलब है कि कोई मंदिर के अंदर घुसा था। ये बात देखकर राजू बहुत सोच में पड़ जाता है, क्योंकि गांव वाले यही सोचेंगे कि उसने ही चोरी की है। लेकिन उसी वक्त सुरेश कहता है कि ये काम गांव में आए हुए सुदेव ने किया है। फिर सुरेश कहता है, जब मैं गांव से बाहर था तब मैं मंदिरों में जाकर तेरे नाम से चोरी करता था। ये सुनकर राजू उसे एक थप्पड़ मारता है और पूछता है, तू मेरे नाम से चोरी क्यों करता था? तब सुरेश कहता है, तेरे परिवार की पहले से ही बदनामी है, इसलिए मैं तेरे नाम से ये काम करता था। राजू तब कहता है, मैं कलंक मिटाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तू मेरे दोस्त होकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। फिर सुरेश कहता है कि वह दूसरे मंदिरों में चोरी करता था, लेकिन आज इस मंदिर में उसने चोरी नहीं की। उसी समय हम देखते हैं कि सुदेव वहाँ आता है और दोनों को कहता है, मुझे पता है कि इस मंदिर से मूर्ति चोरी हुई है और वह मूर्ति मैंने ही हटाई है। जब तुम छत पे चेक करने गए थे मैंने उसका वीडियो बना लिया था। अब मैं ये वीडियो गांव वालों को दिखाऊंगा ताकि वे सोचें कि तुमने ही चोरी की है। राजू उसको गुस्से से पूछता है, तू ऐसा क्यों कर रहा है?
इसके पीछे कारण क्या है? तब सुदेव कहता है, यह मूर्ति मेरे पूर्वजों की यानी राजा की है। राजा ने 3 मूर्तियां बनवाई थी, जिनमें से एक असली थी और 2 नकली थी। जब तुम्हारे गांव का योद्धा राम हमें समुद्री लुटेरों से बचा रहा था, तब राजा ने राम को एक नकली मूर्ति दी थी। अब तक गांव वाले उस नकली मूर्ति की पूजा करते आ रहे हैं, जबकि असली मूर्ति हमारे राज्य में थी। लेकिन कुछ साल पहले असली मूर्ति चुरा ली गई थी, और वो चोर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दादा मानियन है। तुम उसी वंश के हो, इसलिए तुम्हें उस चोरी हुई मूर्ति को वापस लाना होगा। मैं उस मूर्ति कला को लंदन में बेच दूंगा, लेकिन अगर तुम इस काम के लिए राजी नहीं होते तो हम आज तुम्हारे मंदिर में घुसने वाला वीडियो गांव वालों को दिखा देंगे, ताकि वे सोचें कि तुमने वही मूर्ति चुराई है। इसके बाद गांव वाले तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल देंगे, और वे तुम्हारे परिवार को इतने सालों से चोर ही मानते आए हैं, लेकिन इसके बाद से लोग तुम्हें भी चोर कहने लगेंगे। सुदेव और कहता है, हमारे पास सिर्फ 10 दिन है, इस दौरान तुम्हें असली मूर्ति वापस लेकर आना होगा। ये कहकर सुदेव वहां से चला जाता है। इसके बाद राजू घर लौटकर इस बारे में सोचने लगता है और अपनी माँ से पूछता है, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? तुम्हारे पिता मानियन ने मूर्ति के बारे में कभी तुम्हें कुछ बताया था, लेकिन उसकी माँ को इस बारे में कुछ भी याद नहीं आता। अगले दिन सुबह गांव वाले राजू के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक गांव वालों को मूर्ति चोरी के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि 10 दिन बाद मंदिर का असली दरवाजा खोला जाएगा और तब मूर्ति की पूजा की जाएगी। इसलिए अभी तक गांव के किसी भी व्यक्ति ने मंदिर में जाकर नहीं देखा कि मूर्ति चोरी हो गई है। गांव वाले राजू से कहते हैं, हमारे गांव का जो योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था, वह इस साल की लड़ाई नहीं लड़ रहा और दूसरे गांव के लोग उसे बहुत पैसे देकर खरीद चुके हैं। इसलिए अब हमारे गांव में केवल तुम ही हो जो लड़ाई कर सकता है। ये हमारे गांव की इज्जत का मामला है, इसलिए तुम्हें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा। इस पर राजू आखिरकार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि उसकी माँ को मंदिर के अंदर जाने दिया जाए, तभी वह प्रतियोगिता में भाग लेगा। ऐसा कहने की वजह यह है कि गांव वाले इतने सालों से उसकी माँ को मंदिर में प्रवेश नहीं देने दे रहे थे। इस तरह से 5 दिन गुजर जाते हैं। इस दौरान गांव में ये बात फैल जाती है कि लक्ष्मी राजू के साथ प्रेम कर रही है। गांव में ये चर्चा शुरू हो जाती है और राजू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए पूजा के दिन से पहले वह माइकिंग करके पूरे गांव को ये बता देता है कि वो लक्ष्मी को पसंद करता है और लक्ष्मी भी उसे पसंद करती है। जब लक्ष्मी के पिता को ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी पे काफ़ी नाराज़गी दिखाता है। इसके अलावा वो कहता है कि वो लक्ष्मी को कहीं दूर भेज देगा, जिससे लक्ष्मी बहुत ही परेशान हो जाती है। इसके बाद हमें अतीत का एक दृश्य दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मानियन चोर वास्तव में कैसा था। मानियन बहुत चालाक चोर था और राजू की दादी मानियन की पत्नी थी। मानियन अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। गांव वाले मानियन चोर से इतने परेशान थे कि एक समय वे एक दरोगा को लेकर मानियन के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। जब मानियन घर पर नहीं होता तो दरोगा मानियन की पत्नी पर जोर जबरदस्ती करने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मानियन यहाँ जरूर आएगा। ठीक उसी पल हम देखते हैं कि उस कमरे में एक गुप्त दरवाजा था और उस दरवाजे से मानियन बाहर आता है। बाहर आते ही मानियन दरोगा की खूब पिटाई करने लगता है। वह गांव वालों को धमकी देता है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, अगर मेरी पत्नी या परिवार को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस रात मानियन की पत्नी उससे कहती है कि वो दरोगा मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा था, इसका बदला तुम्हें लेना होगा। इस पर मानियन कहता है, तुम चिंता मत करो, इस गांव की सबसे प्यारी चीज मैं चुरा लूंगा। वो चीज जो मानियन चुराना चाहता है वो इस गांव की उस अजीब मूर्ति होती है। अगले दिन वो किसी तरह उस मूर्ति को चुरा लेता है और इसे अपने एक दोस्त के पास ले जाता है जो लोहे का काम करता है। मानियन उसे कहता है, इस मूर्तियों को अच्छे से सजाना, मैं इसे अपनी पत्नी को उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। लेकिन उस लोहार दोस्त को कहता है, ये मूर्ति तो असल में नकली है। मेरे परिवार ने एक समय राजा के लिए काम किया था, इसलिए मुझे पता है कि इस मूर्ति के 3 डुप्लीकेट बनाए गए थे, जिनमें 2 नकली थे और एक असली। और गांव से चुराई गई मूर्ति असल में उन 3 डुप्लीकेट मूर्तियों में से एक नकली मूर्ति थी। ये सुनकर मानियन समझ जाता है कि राजा ने वास्तव में गांव वालों को धोखा दिया था। राजा ने गांव वालों को नकली मूर्ति दे दी थी और असली मूर्ति अपने पास रख ली थी। इसलिए मानियन निर्णय लेता है कि वह असली मूर्ति को चुरा लेगा, लेकिन वह ये चोरी गांव वालों के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी के लिए करना चाहता है। आपको शायद याद होगा कि फिल्म की शुरुआत में जब राम योद्धा बीमार था, उसके पास एक चिट्ठी आई थी और उस चिट्ठी में असल में लिखा था कि गांव में जो मूर्ति है वो नकली मूर्ति है। यही कारण था कि उस समय राम योद्धा की आंखों में पानी आ गया था। इस बीच मानियन राजा के राज्य में पहुंच जाता है असली मूर्ति को चुराने के लिए, और उसके साथ उसका दोस्त यानी लोहार भी था। वहां पहुंचने के बाद वो एक गुप्त दरवाजा खोज लेता है। उस गुप्त दरवाजे के अंदर कई तरह के मौत के जाल बिछे हुए थे, लेकिन मानियन बहुत मेहनत करके उन सभी जालों को पार करता है। जालों को पार करने के बाद वो मूर्तियों के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब उसने मूर्ति को वहां से उठाया तो उसके आसपास का पानी हवा में तैरने लगा, जिससे ये साबित हुआ कि इस मूर्ति में कोई शक्ति है, यानी ये मूर्ति असली है।
फिर मानियन इस मूर्ति को लेकर अपनी पत्नी के पास वापस आता है और उसे असली और नकली मूर्तियों के बारे में बताता है। उसकी पत्नी उसे कहती है, तुम नकली मूर्ति को गांव में रख के आओ और असली मूर्ति हमारे पास रखते हैं, ये हमारे गांव वालों की सजा होगी। मानियन कहता है, मैं असली मूर्ति को ऐसी जगह छुपा दूंगा जहां कोई उसे नहीं ढूंढ सके। फिर नकली मूर्ति को गांव में छोड़ने के लिए मानियन वहां पहुंच जाता है, लेकिन आखिरी पल में उस दरोगा और गांव वालों ने उसे जाल से पकड़ लिया। उस समय मनियन ने जाल काटकर दौड़ना शुरू किया और गांव वाले भी उसका पीछा करने लगे। पीछा करते करते वे एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ गांव वाले मनियन पर पत्थर और लकड़ी से हमला करने लगते हैं। उस समय मनियन के पास नकली मूर्ति थी, इसलिए मानियन कहता है, अगर तुम लोग नहीं रुकते तो मैं इस मूर्तियों को समुद्र में फेंक दूंगा। लेकिन ठीक उसी पल वहाँ का जमींदार मनियन की पत्नी और बच्चे को सामने लाता है और कहता है, अगर तुम आत्मसमर्पण नहीं करते तो हम तुम्हारी पत्नी को मार देंगे। ये देखकर मनियन उस नकली मूर्ति को उनके सामने छोड़ देता है और झरने में कूद जाता है। इसके बाद गांव वाले उस नकली मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। अब हमें वर्तमान का दृश्य दिखाया जाता है, जहां 10 दिन बीत चुके हैं और जब गांव वाले मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में मूर्ति नहीं है। दूसरी ओर राजू ने असली मूर्ति को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी असली मूर्ति नहीं मिली। इस बारे में बताने के लिए वह लक्ष्मी के घर पहुंचता है, लेकिन उस समय लक्ष्मी घर पे नहीं थी। जब राजू लक्ष्मी के घर से बाहर निकलने ही वाला होता है, तब लक्ष्मी के पिता दरवाजा बंद कर देते हैं और कहते हैं, तू पूरे गांव के सामने कह रहा है कि तू मेरी बेटी को प्यार करता है, इसलिए अब मैं गांव वालों को बताऊंगा कि गांव में चोरी करने वाले को मैंने अपने घर में बंद कर रखा है। इसके बाद वो गांव में यही खबर फैलाता है। जल्द ही गांव वाले लक्ष्मी के घर की ओर आने लगते हैं। इस बीच राजू किसी तरह घर से बाहर निकलकर भागने लगता है। गांव वाले भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और राजू अंततः उस झरने के पास पहुंच जाता है जहां उसका दादा यानी मनियन मारा गया था। यहाँ गांव वाले राजू पे पत्थर फेंकने लगते हैं। राजू की मां के सामने गांव वाले ठीक उसी तरह राजू पर पत्थर फेंक रहे थे जैसे कई साल पहले उसके पिता पर पत्थर फेंके थे। ठीक उसी पल झरने में राजू का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है, जिससे वो कुछ हद तक घायल हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वहां एक गुफा है और गुफा के अंदर जाकर वो आखिरकार असली मूर्ति को पाता है। इसका मतलब है कि उसके दादा मनियन ने असली मूर्ति को इस जगह पे छुपा रखा था। उस पल जब राजू मूर्ति लेकर बाहर आता है तो सुदेव उसे रोक लेता है और कहता है कि वो मूर्ति उसे दे दे, इसके बदले में वो राजू को बहुत सारे पैसे देगा। लेकिन राजू उस मूर्ति को नहीं देता, बल्कि सुदेव की बहुत पिटाई करता है। लड़ाई के बाद वो मूर्ति लेकर गांव वालों के सामने आता है और कहता है कि ये उसकी निर्दोषता का प्रमाण है। अगले दिन गांव में एसआई आता है और गांव वालों को बताता है कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। एक आदमी यानी राजू के दादा को वे पानी में डालकर मार डाला है, जिसके लिए वे सब जेल जा सकते हैं। लेकिन राजू गांव के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहता, बल्कि गांव की अमानत को वापस लाया है। फिर हम देखते हैं कि राजू की माँ उस मूर्ति को मंदिर में ले जाती है और उसे मंदिर में स्थापित कर देती है। इस दृश्य के साथ ही ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक और कमेंट जरूर करें। मूवी की अच्छाई और बुराई के बारे में अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।